प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा आज की डेट में लगा हुआ है वो काला पैसा है जिससे प्रॉपर्टी ग्रो करती है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी की एक साइकिल होती है। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वही सफ़र करता है। जो चीज़ आपको बेच रहा है वो कभी भी आपको प्रॉपर्टी के बारे में सच नहीं बताएगा। प्रॉपर चैनल्स ही नहीं है जहाँ पर आप जाके रिसर्च कर सके। अगर लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो लाइफ टाइम वो रियल एस्टेट को ही गाली देते हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मली ऐसे कस्टमर जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। इस मार्केट से पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो सेंटिमेंट बाइंग यहाँ पर ज़्यादा है, रिसर्च कम है, मार्केट बहुत इलेबोरेट है और उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। केवल प्रॉफिट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में आपको धोखा मिलता है। तो बिल्डर कॉस्ट के अंदर तो कस्टमर को मार ही रहे हैं, साथ साथ एरिया के अंदर भी मार रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जब आप प्री लॉन्च में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होती है। ये भी आप शो ऑफ वाली चीज़ें हैं, उससे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। बेसिक अमेनिटीज है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका रिड्रेसल कैसे करें, क्योंकि बिल्डर तो आपकी सुनेगा नहीं। RWA बिल्डर के ऊपर, लोगों के ऊपर वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं रख पाती जिस तरीके से बिल्डर रख पाता है। तो बिल्डर प्रॉपर्टी को ज़्यादा मेंटेन करता है, लेकिन बिल्डर का भी एक टाइम है, उसके बाद फिर RWA बनती है। 25,000 रुपये महीना सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा पैसा देना किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। स्टार्टिंग में पहले बिल्डर कमाता है और बाद में RWA कमाती है। RWA भी ऐसा नहीं है कि लोगों के हित के बारे में बात करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर है ही, जितनी लिमिटेड सप्लाई होगी उतनी डिमांड ज़्यादा होगी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का जो काला सच है वो यही है कि स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रॉपर्टी पर बेस्ड शो प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि PSF, जिसमें हर बार हम एक खास मेहमान के साथ जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट का काला सच क्या है, क्यों ये काला वर्ड हर बार प्रॉपर्टी से अटैच हो जाता है, इससे जुड़ जाता है। हमारे साथ खास मेहमान कमल चंदेल जी मौजूद हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कमल जी प्रॉपर्टी मार्केट को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं, ऑन ग्राउंड इनकी रियल टाइम एनालिसिस है। कई सारे ब्रोकर्स और कंज्यूमर से भी दो चार होते हैं। कमल जी, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ, और कुछ अगर मैंने कम कहा है आपके बारे में तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आज हम रियल एस्टेट के बारे में ही बात करेंगे। रियल एस्टेट में कई बार इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ लगता है, चाहे वो ज़मीन हो, फ्लैट्स हो, कोई भी अन्य तरीके की प्रॉपर्टी हो, लेकिन इसके साथ एक वर्ड काला भी जुड़ा हुआ है, यानी कि काला सच उस रियल एस्टेट मार्केट का जो ब्रोशर्स में कई बार मेंशन नहीं होता है। कैसे फेक इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं, फेक जो वादे किए जाते हैं ब्रोकर्स की तरफ से, सेलर्स की तरफ से, क्योंकि ये किसी को हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी का नाम ले रहे हैं। ये सिर्फ आपसे जुड़ने की कोशिश है कि आपकी रियल टाइम प्रॉब्लम्स क्या हैं रियल एस्टेट को लेकर, और क्या ये वाकई सेफ इन्वेस्टमेंट है, या फिर इससे वर्ड जो काला जुड़ा हुआ है उसका काला सच क्या है, क्या काले धन का उपयोग या फिर किसी अन्य तरह की जो बारीकियां, जिसे हम कई बार वाइट वॉश कहते हैं, किसी भी फॉर्जरी या फिर ऐसी चीज़ों पर जो हमको कई तरीके से मुश्किल में डाल देती है रियल एस्टेट में। और शायद यही वजह है बहुत सारे लोग कमल जी बचते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसे काले सच पता है तो आज हमारे पॉडकास्ट में उसी पर फोकस रहने वाला है। किन चीज़ों से रहें सावधान कमल जी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया और मुझे अपने बातें बोलने का मौका दिया, जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकें। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों को चीज़ सफ़र करती है, जैसे आपने काला सच तो बोला, साथ साथ काला पैसा तो है ही है इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री जो चलती है वो मैक्सिमम काले पैसे से ही चलती है। अक्सर हम लोगों को ये सुनते देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी हमेशा ग्रो होती रहेगी। बट लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि 70-80% ऐसी जनता है जो केवल गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, खाने के लिए भी वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन होने से ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी भी आपकी उसी हिसाब से ग्रो करेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा आज की डेट में लगा हुआ है वो काला पैसा है जिससे प्रॉपर्टी ग्रो करती है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी की एक साइकिल होती है। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या होता है, जब प्रॉपर्टी बढ़ना स्टार्ट होती है तो तभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं या जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनका हमेशा मेन फोकस रहता है कि जैसे ही प्रॉपर्टी बूम करना चालू हो हम भी इन्वेस्टमेंट करें, हम भी कुछ प्रॉफिट कमाएं। लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट के अंदर एक आप देखते हैं एक साइकिल होता है, सेम चीज़ प्रॉपर्टी के साथ भी है कि एक साइकिल होता है 3-4 साल का ग्रो करने का, और फिर जैसे ही एक
बहुत सारे लोग पब्लिक की तरफ से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है तो मैक्सिमम लोग जो है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा निकाल लेते हैं और तब देखेंगे आप फिर धीरे धीरे आप सैचुरेशन आने लग जाता है। सैचुरेशन के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा निकालते हैं तो डाउनफॉल भी हमें देखने को मिलता है। तो ये एक नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इन सब चीज़ों को नहीं समझता। जो लोग मार्केट में बैठे हैं जो इस चीज़ों को समझते हैं वो टाइम टू टाइम बॉटम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और टॉप लेवल पे एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वही सफ़र करता है क्योंकि वो केवल मार्केट को देख के पैसा लगाता है। उसके अपने कुछ ना रिसर्च होती है ना वो कुछ इस तरीके से देख पाता है कि मुझे कब पैसा लगाना है कब निकालना है। वो तो जब देखता है मार्केट बूम कर रहा है तभी पैसा लगा देता है और जैसे ही मार्केट डाउन होता है तब पैसा निकाल लेता है। उसको डर लगता है कि मार्केट कहीं और डाउन ना हो जाए। तो ये इस चीज़ों को लोगों को बड़ा ध्यान में रख के चलना चाहिए क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को रिसर्च की दिक्कत है क्योंकि लोग अपने ही तरफ से कुछ रिसर्च नहीं करना चाहते और जिनसे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उन्हीं से ही वो सबके बारे में पूछते हैं। तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको बेच रहा है वो कभी भी आपको प्रॉपर्टी के बारे में सच नहीं बताएगा। इसके लिए आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी है प्रॉपर कि मुझे कौन सी लोकेशन सूट करेगी, मेरी जॉब या बिजनेस किस तरफ है, ऐसी लोकेशन मुझे सर्च करनी है। प्लस जो मुझे बेच रहा है मुझे उसके ऊपर ब्लाइंडली एक तरह से विश्वास नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे भी होता है, हमने देखा है कि लोग अपने दोस्त पर भरोसा कर लेते हैं। अगर दोस्त ने प्रॉपर्टी ली है तो मैं भी वहीं पर प्रॉपर्टी ले लूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्त ने जो आपकी रिसर्च करी हो वो आप भी उसी तरीके से रिसर्च करें। उनका रिसर्च करने का तरीका अलग है, आपका रिसर्च करने का तरीका अलग है। मोस्टली लोग यहाँ पर भी धोखा खा जाते हैं कि जब उन्होंने देखा कि हमारे कोलीग्स ने जब रिसर्च करी है तो सब कुछ ठीक ही रहा होगा, तो वो भी उसी तरीके से बिना देखे और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में उस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो डूज एंड डोंट्स क्या होंगे? और दो तरह की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती है और एक नीड बेस्ड है कि मुझे उस घर में जाके रहना है या फिर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहा हूँ, ये मेरा सेकंड हाउस है, एक में मैं रह रहा हूँ और दूसरे में मैं इन्वेस्ट करना है। उस केस में किन तरह के बायर से आप दो कुछ लाइव एग्जांपल्स हम यहाँ चाहेंगे क्योंकि कई बार होता है कि आप सतही तौर पे ही इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च करते हैं। आपने भी कहा कि ये दोस्तों तक सीमित रहती है या फिर इसके प्रॉपर चैनल्स ही नहीं है जहाँ पर आप जाके रिसर्च कर सके। तो ऐसे में किन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये तो सबसे पहले आपने बहुत सही बात बोली कि एक चीज़ होती है एज ए एंड यूज़र, एक होती है एज ए इन्वेस्टमेंट। दिक्कत वहाँ पर होती है जब लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम एक ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जो इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और बाद में कुछ मौका मिले तो हम उसके अंदर रह भी लें। देखिए, दोनों के सिस्टम अलग होते हैं। अगर अपने सेल्फ यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको अलग तरीके से प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी अलग तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी। बस दिक्कत यहीं पर है कि जब लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो हम लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लें। क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल पे इस तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो गए तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो सकता है। क्योंकि जब तक आप रिसर्च करके एंटर नहीं होंगे, खासकर जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमें डीपली रिसर्च करनी पड़ती है कि बिल्डर किस तरीके का है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, डिलीवरी टाइम पर देगा नहीं देगा। क्योंकि अगर लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो लाइफ टाइम वो रियल एस्टेट को ही गाली देते हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मली ऐसे कस्टमर जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। जब धीरे धीरे आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपीरियंस हो जाए तब आप उसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हों। जब आपको प्रॉपरली पता चल जाए कि किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है, किस तरीके से नए प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होना है। बट आज की डेट में क्या मार्केट में सिनेरियो चल रहा है कि लोग देखते हैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने इसका एक फार्मूला समझ लिया है कि नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो बस किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्टिंग स्टेज में एंटर कर जाओ और बाद में जैसे ही प्रोजेक्ट बूम करे तो उससे एग्जिट हो जाओ। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। लकीली कई बार कोई जब बुल रन होती है मार्केट तो कई लोग स्टार्टिंग में एंटर करके और लोगों ने एग्जिट करा है अच्छे रेट पर, तो लोग इसका फार्मूला समझ लेते हैं कि ये हर बंदा इसी तरीके से कमाएगा, इसी तरीके से प्रॉफिट कमाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इस मार्केट से पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कभी कभी एक्सीडेंटली लोग कमा भी लेते हैं, तो लोग इसको एक तरह से फिक्स फार्मूला समझते हैं कि हमने प्री लॉन्च प्रोजेक्ट पे एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली ऐसे इन्वेस्टर को ही पैसा लगाना चाहिए जिसका एक एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हो, या वो डीपली रिसर्च कर चुका हो, या पहले प्रोजेक्ट्स में वो दूसरे बिल्डरों के साथ ऐसा इन्वॉल्व हो जिसने कहीं पहले प्रॉफिट कमाया है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है बहुत ही रिस्की मार्केट है। यहाँ पर जो आपको सप्लाई ज़्यादा देखने को मिलेगी और डिमांड कम, क्योंकि एक मार्केट में एक बनाया जाता है किसी तरीके से जिससे कि लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर कॉस्ट देखेंगे मार्केट की तो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया।
नॉर्थ इंडिया के अंदर और क्योंकि रिस्क भी हाई यहीं पर है ज़रा। डेफिनेटली जहाँ पर अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो एक रिटेल कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है केवल सेंटीमेंट के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं कि किस तरीके से हमें आरओआई देखनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे प्रॉपर्टी से। तो सेंटिमेंट बाइंग यहाँ पर ज़्यादा है, रिसर्च कम है, मार्केट बहुत इलैबोरेट है और उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में खासकर स्पेशली। नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली। अगर हमें ब्लैक और वाइट मार्केट में बाइफरकेट करना हो तो हम कैसे करें? कौन सा वो चैनल है, क्योंकि ज़्यादातर जो बायर्स होते हैं वो लीगल चैनल के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं को होता है, उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी हो जाता है, कई बार पूरे के पूरे पैसे चले जाते हैं या फिर उसी प्लॉट पर उसी लैंड पर और किसी का कब्जा भी हो जाता है। तो ये जो एक वर्ड आता है पट्टा, हमारा पट्टा है, हमारा उधर कब्जा है, किसी ने बाउंड्री किसी और ने बना ली है, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसकी वजह क्या-क्या आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरीके से रेगुलेटरी नहीं है कि कहीं पर जाके कंज्यूमर पता कर पाए कि मुझे कहाँ पर रिसर्च करनी है, कहाँ पर देखना है कि कोई प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं। आज की डेट में कम से कम अपार्टमेंट्स के अंदर तो ये चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। प्लॉट्स के अंदर भी ये चीज़ ऐसी है कि अब बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट टाउनशिप लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर प्लॉट्स हैं, तो उसके अंदर भी आपको रेरा लेना पड़ता है। तो प्लॉट्स के अंदर भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो भी है वो प्रॉपर रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक रेरा अप्रूव नहीं होगा तब तक उसके लेआउट्स वगैरह अप्रूव नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको पहले देखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। लेकिन आज की डेट में लोग क्या है कि जब बजट कम होता है तो लोग ये देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग है। तो जब आप प्रॉपर्टी अपने बजट के हिसाब से देखेंगे और मार्केट के सेंटिमेंट्स को नहीं समझेंगे कि मार्केट में एक्चुअल प्राइस क्या है, तो वहाँ पर ये धोखे की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी होती है। क्योंकि जब आप अपने बजट के हिसाब से चलते हैं तो आप मार्केट में रिसर्च करते हैं कि सस्ती प्रॉपर्टी कहाँ है, और जब आप ऐसे बूम मार्केट के अंदर आप सस्ती प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिटिगेशन होंगे या कुछ प्रॉपर्टी के अंदर कुछ फ्रॉड होगा। ये चीज़ एनसीआर के अंदर हमें दूसरे जो शहर हैं नोएडा के अलावा उसके अंदर देखने को ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। क्योंकि नोएडा के अंदर तो क्या है कि मोस्टली सारी आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्लॉट्स वगैरह आप देखेंगे सारे जितने भी हैं सब अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर बिल्डर की जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। जो पास्ट में 10-15 साल पहले थे जब लैंड कॉस्ट बहुत सस्ती होती थी, तब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर ने लैंड जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। बट आज की डेट में जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि बिल्डर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं सब हाई रेज अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर आप लैंड ले रहे हैं तो आपको कम से कम अथॉरिटी की लैंड लेनी चाहिए, और अगर आप बिल्डर के प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, उसके लेआउट पास है कि नहीं। और जब आप रेरा के अंदर चेक करते हैं किसी का रेरा नंबर, तो उसके अंदर सब लेआउट वगैरह देखने पड़ते हैं कि कौन से उसके लेआउट पास है कि नहीं है, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री है कि नहीं है प्रॉपर। जब तक आप ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे, लेकिन इशू क्या आता है कि लोग प्री लॉन्च के नाम पर चेक देते हैं स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पर रेरा आता नहीं है, तो आप कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती कि उसके लेआउट अप्रूव है नहीं है। बट आप केवल प्रॉफिट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में आपको धोखा मिलता है। और ये कॉमन बिलीफ है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हमेशा फ़ायदे का सौदा होता है। क्या वाक़ई आप भी इसमें यकीन रखते हैं? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि प्रॉपर्टी हमेशा फ़ायदे का सौदा होता है, क्योंकि जब तक एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आप तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखा-देखी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में उनको जब धोखा मिलता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है और फिर वो लाइफ़ टाइम फिर वो रियल एस्टेट को ही गाली देते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी तब होती है जब आप बिल्कुल मीडियम लेवल पे या बॉटम लेवल पे एंटर करें और एक सही प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आज की डेट में बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी हैं, ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे लोग एश्योर्ड रिटर्न के नाम से 12% एश्योर्ड रिटर्न के नाम से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब बाद में चीज़ें एग्जिट होने का टाइम आता है तो वो एग्जिट ही नहीं कर पाते, क्योंकि बिल्डरों ने उनको बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाई होती हैं और वो माइंड में ये सोच के चलते हैं कि हमें जब ये प्रॉपर्टी से क्या होती हैं ये बड़ी चीज़ें? व्हाट इज़ इट कि अट्रैक्टिव सडनली आपको प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स लगते हैं, एड्स भी लगते हैं उनके, ब्रोशर्स में भी जो सैम्पलिंग फैक्ट्स की जाती है, वो भी अट्रैक्टिव लगती है। सब कुछ एकदम हरा-हरा दिखता है। लेकिन इसके रिस्क इन्वॉल्व्ड क्या हैं कि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स के लिए आप जा रहे हैं बट सेम टाइम पे ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड नहीं होता। बिल्डर आपसे केवल एक ईओआई के नाम पे चेक लेता है, तो उसके अंदर ना तो लेआउट अप्रूव होते हैं, ना आपको पता होता है कि बिल्डर का एक्चुअल प्राइस क्या आएगा। तो आपको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती, केवल आप चैनल पार्टनर के नाम से या प्रॉपर्टी एजेंट के विश्वास पे आप चेक देते हैं।
तो जब आप चेक दे देते हैं उसके बाद आपको बाद में जब रेरा आता है तब आपको आइडिया होता है कि आपने कितना जो प्रोजेक्ट आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से लेआउट नहीं है। पहले बिल्डर क्या करते थे, प्रोजेक्ट के अंदर लोडिंग होती थी 25%, 30%। आज की डेट में बिल्डर 50% तक लोडिंग दे रहे हैं। जो फ्लैट आप देखते थे पहले 1200 स्क्वायर फीट का था, उसके अंदर जो कारपेट एरिया मिलता था अप्रॉक्सीमेटली 900 स्क्वायर फीट होता था। आज की डेट में जो 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट तो खैर कोई बिल्डर लेके ही नहीं आ रहा, बट जो 3 BHK के साइजेस आ रहे हैं बड़े बड़े 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट, उसके अंदर कारपेट एरिया बिल्कुल 50% हो जाता है। तो उनका कारपेट एरिया आप देखेंगे बिल्कुल 2 BHK की तरह है। तो बिल्डर कॉस्ट के अंदर तो कस्टमर को मार ही रहे हैं, साथ साथ एरिया के अंदर भी मार रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जब आप प्री लॉन्च में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होती है, क्योंकि आप केवल एक आप प्रॉफिट के नाम से एंटर करते हैं। लेकिन जब बाद में जब आप पैसा दे देते हैं और जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तब आप लेआउट देखते हैं, फिर आपके पास कुछ चॉइस ही नहीं बचती है वहाँ से एग्जिट होने को, क्योंकि फिर आपको पैसा रिकवरी करने के लिए लिटिगेशन फिर में जाएंगे, फिर आप एडवोकेट के पास जाएंगे, तो रिकवरी के लिए बहुत लंबा टाइम है। तो ये सब दिक्कतें बाद में कस्टमर को एज ए कस्टमर आप बहुत झेलते हो। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जिससे सबसे ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो बायर्स को ट्रिक करते हैं? जो कहते हैं ना कि ये एक कॉमन चीज़ है जिसको लेकर आप अक्सर ट्रिक हो जाते हैं और कई लोग अवेयर भी रहते हैं इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कई बार आप फँस ही जाते हैं उस चीज़ में, ऐसी कौन-सी वो चीज़ है? देखिए, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर अलग तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अलग तरीके से। रेजिडेंशियल में तो क्या है, एक इमोशनल डिसीजन है। तो नॉर्मली आज की डेट में बिल्डर जैसे आप देखते हैं कि एमिनिटीज़ हो गई, लग्जरी एमिनिटीज़ हो गई और क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, तो ये सब जो आज की डेट में जो जितने भी आप शो ऑफ वाली चीज़ें हैं उससे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर जो कस्टमर का माइंड रहता है हमेशा रेंट का, जिसके अंदर वो सोचते हैं हमें कोई चीज़ रेंट ना करनी पड़े और बिल्डर इसको रेंट आउट करे, हमें बस एक फिक्स किराया आता रहे। लेकिन अगर कस्टमर को अगर ये बोला जाएगा प्रैक्टिकली, अगर रेंट बताया जाएगा उसे कि 5 से 6% तक मैक्सिमम रेंट आता है, जो कि एक्चुअल में मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं आता, खासकर NCR के मार्केट में। लेकिन जब आप कस्टमर को ये चीज़ बोलेंगे कि 6% रेंट आता है तो वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है हमें बड़ा बड़ा रेंट चाहिए, 6% तो हम FD से भी ले सकते हैं। तो वो हमेशा बड़े बड़े रेंट एक्सपेक्ट करते हैं। तो फिर सेलर हो गया या बिल्डर हो गया, वो आपकी कॉस्ट के अंदर ही रेंट ऐड कर देते हैं अगले 3 साल का। तो उससे कस्टमर को लगता है कि हम 12% रेंट आ रहा है। तो सपोज़ एक कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है तो उसको 1.25 करोड़ दिखा के बेचा जाता है, क्योंकि जो 25 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो उसी के अंदर ऐड हो जाते हैं और आपको लगता है कि मुझे 12% रेंट मिल रहा है। लेकिन जब आप 3 साल तक रेंट खाते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि प्रॉपर्टी तो ये मार्केट में बिक ही नहीं रही, क्योंकि आपने एक्चुअल में प्रॉपर्टी जिसकी एक्चुअल प्राइस उससे बहुत ज़्यादा महंगी ली थी, क्योंकि आपको रेंट ज़्यादा चाहिए था तो बिल्डर ने रेंट भी उसी कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया था। तो ये सब चीज़ें तो बाद ये में रियलाइज़ हिडन होती हैं। कॉस्ट थी उसमें। डेफिनेटली ये हिडन कॉस्ट थी, ये किसी को पता नहीं होती है। नॉर्मली एक रिटेल कस्टमर को तो बिल्कुल पता नहीं होती, क्योंकि अगर उसको सच बताएंगे कि 6% रेंट आता है तो वो प्रॉपर्टी लेगा नहीं, उसको 12% रिटर्न दिखाया जाता है। जब वो बाद में इस चीज़ को फेस करता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं तो ठगा गया, फिर वो प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाता। फिर वो एक तरह से इसका एक तरह से आप देखेंगे केवल वन टाइम्स की कॉस्ट ही, वही एक्सपीरियंस खराब जाता है। तो हम जब किसी फ्लैट में रहने लगते हैं तो कई बार कुछ इश्यूज रहने के दौरान समझ में आते हैं, जैसे सीपेज, लीकेज, लिफ्ट खराब होना, खराब मेंटेनेंस, नीचे प्रॉपर पेवमेंट का ना बना होना, जो जिम और स्विमिंग पूल इत्यादि वो तो बहुत ही फैंसी लेवल पे हम चले गए, जो बेसिक अमेनिटीज है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका रिड्रेसल कैसे करें? क्योंकि बिल्डर तो आपकी सुनेगा नहीं, वहां पर जो लोकल RW है, क्या वो एक रिड्रेसल फोरम हो सकता है? उसकी क्या अहमियत है? देखिए, आज की डेट में रेजिडेंशियल के अंदर ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लिफ्ट की हो गई, पार्किंग की हो गई, बेसमेंट पार्किंग के अंदर वाटर लॉगिंग वगैरह, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोगों को बोलते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर जाएं। उसके अंदर कम से कम आप ये चीज़ें देख तो सकते हैं, आप कस्टमर से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो ये चीज़ें आप फेस टू फेस आप जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगी, क्योंकि हाई रेज अपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे जैसे इसकी एज निकलती है ये सब प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे आप फेस करेंगे। डिटेरिएट हाँ, और जैसे जैसे आप चीज़ें फेस करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमने हाई रेज अपार्टमेंट्स के अंदर ये चीज़ें लेके बड़ी दिक्कत जब फेस करें तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमने ऐसे अपार्टमेंट में क्यों प्रॉपर्टी ली है, क्योंकि पर ये कोई चीज़ें भी चीज़ नई कभी ना कभी तो पुरानी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी होने के साथ-साथ वो इस तरीके से डिफ़ॉर्म या फिर डिटेरिएट हो जाएगी। बट लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक मेंटेनेंस होता है, जो मेंटेनेंस पार्ट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, बिल्डर 2-3 साल तो प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे RWA आती है, पूरा सोसाइटी पुरानी होती है, तो लोग RWA को वो सब प्राइस वगैरह जो मेंटेनेंस प्राइस होता है वो नहीं दे पाते या नहीं देते, क्योंकि RWA बिल्डर के ऊपर, लोगों के ऊपर वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं रख पाती जिस तरीके से बिल्डर रख पाता है। तो बिल्डर प्रॉपर्टी को ज़्यादा मेंटेन करता है, लेकिन बिल्डर का भी एक टाइम है। जब आप प्रॉपर्टी को डिलीवर करते हैं उसके बाद एक टाइम है 2-3 साल का,
उसके बाद फिर RWA बनती है, और फिर RWA से लोगों को लगता है कि हमारा शायद मेंटेनेंस चार्जेस कम हो जाएंगे, तो लोग चाहते हैं कि बिल्डर हट के RWA आए। लेकिन जब RWA आती है तब एक्चुअल में पता चलता है कि RWA उस तरीके से प्रोफेशनल नहीं है चीज़ को मेंटेन करने में। पर कई जगह इस तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके चलते भी लोग उस जगह पर खरीदना पसंद नहीं करते हैं, और वो अगर प्रीमियम सोसाइटी है तो आपके जो कॉमन एरिया चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, सफाई के हैं, उसको ही देख के कई बार लोग विथड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हम नहीं ले पाएँगे, हम 25,000 रुपए महीना सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं दे सकते हैं। वो कहाँ तक आप, इट्स अ पर्सनल चॉइस, या फिर ऐसी जगहों पर इट्स ओके कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं पर कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि आपको सब चीज़ ठीक-ठाक मिलेगी? नहीं देखिए, ज़्यादा पैसा देना किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं क्योंकि है। मेंटेनेंस तो एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपकी चीज़ मेंटेन नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि जब हम ये चीज़ें पहले की सोसाइटीज़ में देखते थे या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें आइडिया लग सकती हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, उसकी मेंटेनेंस क्या है। लेकिन अब आज की डेट में जो आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, जो लॉन्च प्रॉपर्टी हो रही हैं या रिसेंटली 2-3 साल में लॉन्च हुई हैं, लोगों को आइडिया ही नहीं है। लोग केवल प्राइस देख रहे हैं या एप्रिसिएशन देख रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअल वो चीज़ें डिलीवर होंगी तब आपको आइडिया पता चलेगा कि मार्केट में जिस हिसाब से जो पास्ट में जो मेंटेनेंस चार्जेस थे उसके ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो गए हैं। जैसे जैसे आप डिलीवरी होंगी तब आपको आइडिया लगेगा कि जो पास्ट के अंदर जो मेंटेनेंस चार्जेस लगते थे वो 2.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट थे, 3 मैक्सिमम 3 रुपीज़ थे। बट अब जो सोसाइटीज़ डिलीवर हो रही हैं उनके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस जो आ रहे हैं 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, इवन 10 रुपीज़ तक पर स्क्वायर फीट तक मेंटेनेंस चार्जेस आ रहे हैं। मतलब एक आपकी EMI एक तरफ है और मेंटेनेंस चार्जेस एक अलग तरफ है। है। तो उसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि गारंटी है, क्योंकि ये मेंटेनेंस चार्जेस है एक तरह से, एक बिल्डर का एक तरह से रेवेन्यू ही है। स्टार्टिंग में पहले बिल्डर कमाता है और बाद में RWA कमाती है। RWA भी ऐसा नहीं है कि लोगों के हित के बारे में बात करती है। अगर कोई अच्छी RWA है तो एक अलग बात है, अदरवाइज 90% लोग जो स्पेस बिल्डर के साथ करते हैं सेम चीज़ RWA के साथ करते हैं। बिल्डर फिर भी थोड़ा सा प्रेशर बना के काम कर देता है, लेकिन RWA तो बिल्कुल ही काम नहीं करती। आरडब्ल्यू में शायद इसीलिए ज़्यादा लोग सिलेक्ट और रिलेक्ट भी होना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल, उनका मेन इंटेंशन पैसा मारना होता है। बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ आप देखेंगे पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले जो है बहुत कम फ्लैट्स होते थे सोसाइटीज़ के अंदर। हार्डली पहले 100 फ्लैट, 200 फ्लैट्स होते थे। बट रीसेंट टाइम्स में जैसे हम देखते हैं कि आज की डेट में जो अपार्टमेंट्स की जो सोसाइटीज़ हो रही हैं, ऑलमोस्ट 2000 फ्लैट्स, 3000 फ्लैट, तो इतनी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हो रही हैं, तो उसके अंदर पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए एक-एक सोसाइटी से मंथली 1-1 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस आता है। तो जितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे चीटिंग और इस तरीके की चीज़ें आप देखते रहेंगे। चाहे फिर वो ऐसा नहीं है वो बिल्डर ही हो, वो फिर RWA भी हो। तो ये चीज़ें हमें तभी हम कहते हैं कि आप रेडी टू मूव में देखेंगे तो आप इन चीज़ों को क्लियरली देख पाएँगे। बट वो चीज़ अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो आप पैसा भी ज़्यादा पे करेंगे और वो चीज़ आप ले भी नहीं पाएँगे। बट अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा-सा एक बेनिफिट ये है कि आप महँगे अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है। उसके अंदर माइवन कंस्ट्रक्शन आ रही है। पहले के जो फ्लैट्स आप देखते थे वो ब्रिक कंस्ट्रक्शन में होते थे। आज की डेट में जो माइवन कंस्ट्रक्शन आ रही है उसके अंदर सीपेज के थोड़ा-सा कम चांसेज़ हैं, क्योंकि उसके अंदर आप देखेंगे पलस्तर वगैरह नहीं होता, सीधा उसके अंदर एक फ्रेम के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन होती है पूरा कंक्रीट के ऊपर, उसके ऊपर फिर सीधा पुट्टी वगैरह होती है, तो उसके अंदर सीपेज वगैरह के इशू नहीं होते। बट लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर मिडिल क्लास तो आज की डेट में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर हो ही नहीं सकते। हो नहीं सकता। हाँ। तो अगर प्लॉट्स वर्सेस फ्लैट्स कहा जाए तो किस में इन्वेस्टमेंट बेटर है? रिक्वायरमेंट बेस्ड है या फिर मार्केट बेस्ड? आप इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे? देखिए, प्लॉट्स अगर फ्लैट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर हमेशा ही प्लॉट्स का ही ऊपर रखेंगे, चाहे हम एप्रिसिएशन की बात करें या इवन हम लिविंग की बात करें। बट लेकिन क्या है कि आज की डेट में थोड़ा-सा कई लोग लाइफ़स्टाइल जैसे चेंज हो रही है, या आज की डेट में जो जनरेशन आ रही है उनको थोड़ा-सा क्लब हाउस चाहिए या इस तरीके की एमिनिटीज़ चाहिए, वो चीज़ आप प्लॉट्स के अंदर नहीं कर पाते। प्लॉट्स के लिए एक तरह से नहीं, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो नो डाउट 100% आप कभी भी जाएँगे तो प्लॉट्स ही हमेशा आपको बेटर एप्रिसिएशन देगा। बट प्लॉट्स के अंदर क्या है कि हर किसी का बजट नहीं होता। आज की डेट में जैसे हम NCR की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 3 CR से नीचे कोई प्लॉट्स आता ही नहीं है। जो लीगल प्लॉट्स है, जो रजिस्टर्ड प्लॉट है, वो उससे आता ही नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, लोग अपने बजट के अंदर प्लॉट्स देखते हैं 50 लाख में, 60 लाख में। तो इस बजट के अंदर आपको हमेशा इस तरीके की प्रॉपर्टी मिलेगी जिसके अंदर इलीगल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप पैसा लगाएंगे तो दिक्कत ही होगी। फिर आप उनको अगर फ्लैट से कंपेयर करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको फ्लैट ज़्यादा और बेटर रिस्क लगेंगे। किसमें ज़्यादा है? रिस्क तो डेफिनेटली आपको जैसे अगर मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्लॉट्स जो इलीगल है, तो उसके अंदर तो 100% रिस्क है। पेपर वर्क भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। अभी क्योंकि जब आप इस तरीके की चीज़ें खरीदते हैं तो कोई आपको बताता नहीं है, ना अथॉरिटी की तरफ से कुछ ऐसा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा है। खासकर इस ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो बिल्कुल लोअर क्लास होती है, लोअर मिडिल क्लास होती है, वही फंसती है, क्योंकि ना तो वो प्रॉपरली उनको गाइड करता है कि किस जगह पे पैसा लगाना है,
उनका अमाउंट जो होता है बहुत छोटा अमाउंट होता है, 20 लाख 30 लाख, तो इस बजट के अंदर वो प्लॉट्स देखते हैं। खासकर एनसीआर जैसे शहर के अंदर आपको 30-40 लाख में प्लॉट कहाँ मिलेगा, तो फिर वो ऐसी कच्ची कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं। जब ले लेते हैं और जब पूरी जगह बस जाती है, फिर उसकी तरफ से अथॉरिटी की तरफ से बुलडोजर चलता है। फिर लोगों को रियलाइज़ होता है कि हमने गलत प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया। लोग कहते हैं यार इससे बढ़िया तो फ्लैट ले लेते। तो कंपैरिजन तभी है जब दोनों का आप कंपैरिजन सेम प्रॉपर्टी से करेंगे, लीगल फ्लैट वर्सेस लीगल प्लॉट्स, तो डेफिनेटली आपको एज जो मिलेगा वो प्लॉट्स में ही मिलेगा, क्योंकि प्लॉट्स जो है दोनों समानांतर है नहीं, आई थिंक हो ही दोनों नहीं को सकते, सेम क्योंकि लेवल प्लॉट्स पर की जो सप्लाई है बहुत लिमिटेड है। अपार्टमेंट जो है एक वर्चुअल है, मतलब बढ़ता जाएगा, वर्टिकली बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे आज G+ पहले 10 आते थे, फिर G+20 हो गए, G+50 हो गए, G+100 हो गए, उधर जितना मर्जी बढ़ा दो। बट प्लॉट्स की सप्लाई लिमिटेड है, तो प्लॉट्स तो हमेशा इस इंडस्ट्री के अंदर है ही, जितनी लिमिटेड सप्लाई होगी उतनी डिमांड ज़्यादा होगी, और जितनी डिमांड होगी उतनी प्रॉपर्टी आपकी ग्रो करेगी। और अगर ये जो एक एंडलेस डिबेट होती है रेंट वर्सेस ईएमआई, लोन लें कहीं पर और उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और उसकी ईएमआई देते रहें, या फिर रेंट पर रहें, कौन सा बेटर ऑप्शन रहता है? क्योंकि अगर गुड़गांव वर्सेस नोएडा लें तो गुड़गांव में ज़ाहिर तौर पर रेंट ज़्यादा है नोएडा के कंपैरिजन में, तो ऐसे में क्या चुनाव करना चाहिए? इस जगह के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके जेब के अकॉर्डिंग, या आपकी पर्सनल आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी पॉकेट साइज़ पर। अगर आपकी पॉकेट आज की डेट में अलाउ करती है कि मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप पहले घर के लिए तो जा सकते हैं। बट लेकिन जैसे आज की डेट में लोग सेकंड होम का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप लोन लेके उस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोग एंटर होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर वो बड़ा इमोशनली अटैच होते हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हम लोन ले लें, मैक्सिमम लोन ले लें, अपनी पेइंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा वो लोन ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी हमारी ईएमआई जा रही है उतना हमारा रेंट जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें टाइम टू टाइम जो है, जैसे मार्केट ग्रो करती है तब तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार जब मार्केट 3-4 साल कंटिन्यूसली स्टैग्नेट हो जाती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हमारा ईएमआई तो 9% जा रही है, बट रेंट जो है हार्डली नॉर्थ इंडिया के अंदर तो 1.5 से 2% रेंट जाता है। तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप रेंट ज़्यादा दे रहे हैं तो, या रेंट कम दे रहे हैं, या रेंट ज़्यादा दे रहे हैं तो उससे तो आपको ये दिक्कत है। पॉकेट बेस्ड है, नीड बेस्ड नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो है आज के डेट में फोमो में फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि यार प्रॉपर्टी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, अगर हम नहीं लेंगे तो बाद में हमें दिक्कत हो सकती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट के बारे में तो कहा जाता है एवरी डे इज अपॉर्चुनिटी। आज नहीं है तो कल आपको मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज आपके हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं, कल आपके हिसाब से दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि आज की डेट में जो बिल्डर लॉबी है वो केवल लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही गोल्ड है। जैसा ही हिसाब किताब हो रहा हाँ है इसका। डेफिनेटली, गोल्ड के जैसे अंदर भी गोल्ड आप बढ़ता देखेंगे। ही जा रहा है, आपको आज लगता है कि बहुत महंगा है, फिर आप 1 महीने बाद देखते हैं तो आपको लगता है कि उस दिन क्यों नहीं ले लिया था जब इतने रुपए में था, क्योंकि अब एक बार बट लेकिन आप उसके अंदर भी आप देखेंगे साइकिल होती है। अभी आज भी देखेंगे, अभी गोल्ड बहुत अच्छा खासा डाउन हुआ है, सिल्वर भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, वो भी एकदम से डाउन हो डाउन गई। हुई तो है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कंटिन्यूसली ग्रो करे। जो भी चीज़ ऐसे कंटिन्यूसली ग्रो करेगी तो लोग अपनी पुरानी दूसरी एसेट्स बेच के उस पर सारा पैसा लगा देंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक साइकिल होती है। जैसे मैंने बोला, तो रियल एस्टेट की भी साइकिल है, सब लेकिन डिमांड सप्लाई है। हाँ, लेकिन बाकियों का क्या है, एक प्राइस डिफाइंड है। गोल्ड का प्राइस डिफाइंड है, सिल्वर का प्राइस डिफाइंड है, तो आप उसी हिसाब से बाइंग करते हैं, उसी हिसाब से सेल करते हैं। बट रियल एस्टेट का कहीं भी प्राइस डिफाइंड नहीं है। आप एक ही लोकेशन पे एक ही प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेच सकते हैं, 1.25 करोड़ में बेच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर सामने वाला क्या पे कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की इस मार्केट के अंदर, की प्राइस डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए आप ये कह नहीं सकते कि रियल एस्टेट के अंदर हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। और ये एक्सटर्नल कंडीशन से थोड़ा कम ही प्रभावित रहता है, जैसे गोल्ड के प्राइसेस तो कमोडिटी एक्सचेंज, हाँ, एमसीएक्स, तमाम चीज़ों से वॉलेटाइल रहते हैं, या फिर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट एज सच इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं है, और इसका कोई बहुत सिस्टमैटिक तरीका भी नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन ये रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, ये जो नया टर्म, ये एक आई वॉश है या वाकई इससे फ़ायदा होता है? रियल एस्टेट कंसल्टेंसी तो आज के डेट में लोग जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो साथ साथ कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें थोड़ा एक साथ होना बड़ा मुश्किल क्योंकि है। वो मिक्स हो गया ना, अब आप जिस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर रहे हैं उस चीज़ को बेच भी रहे हैं, तो आपका व्यू तो बायस्ड हो गया। डेफिनेटली वो डिपेंड करता है, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डिपेंड करता है। जैसे हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, हम एज ए कंसल्टेंट आए थे, हम लोगों को अवेयर करने आए थे कि आपको किस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी लोकेशन पे करना चाहिए। बट लेकिन जब आप लोगों को अनबायस तरीके से बताते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, तो फिर कई कस्टमर ये भी आपके क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आप तो कुछ बेचते ही नहीं हैं, तो आप तो हर चीज़ को बुराई करेंगे, आप तो हर चीज़ के बारे में बुराई कहेंगे। तो इसीलिए हम पैरेलली साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो मिनिमम से मिनिमम आपको जिसके अंदर दिक्कत होगी, आप ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो एक तरीका ये होता है, और एक दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल में सेलर हैं जिनका काम ही है प्रॉपर्टी सेल करना,
वो साथ साथ कंसल्टेंसी देंगे, तो वो फिर आपको कभी भी अनबायस तरीके से नहीं बता सकते। उनका हमेशा माइंड रहेगा कि ये बिल्डर की तरफ ज़्यादा जाए, बिल्डर की प्रॉपर्टी ज़्यादा सेल करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे मैक्सिमम जो चैनल पार्टनर है वो आपको हमेशा बिल्डर की प्रॉपर्टी सेल करते नजर आएंगे। प्लॉट्स जो है एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती है साथ साथ अपार्टमेंट के। जितना बिल्डर प्रॉपर्टी मार्केटिंग करता है, जितनी प्रॉपर्टी महंगी बेचता है, उसी हिसाब से प्लॉट अपने आप ही सेल होते हैं, अपने आप ही उसकी डिमांड रहती है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। अगर फ्लैट सपोज 20% बढ़ेगा तो आप प्लॉट देखेंगे 30-40% ग्रो करेगा, क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो ये चीज़ हमें इंडस्ट्री के अंदर जब भी आते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए सबसे ज़्यादा। रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं? रीसेल प्रॉपर्टी के अंदर तो मैंने आपको बताया, क्योंकि रेगुलेटरी नहीं है यहाँ पर कोई, तो एक नॉर्मल जो रिटेल कस्टमर है उसको यही नहीं पता कि मुझे किस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदनी है। वो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी एजेंट के पास ही जाता है, उसी से पूछता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो वही आपको बताता है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट दीजिए, आप इतना अमाउंट आप इसका एक बयाने दीजिए। तो वो बयाना देता है, तो फिर बाद में पता चलता है प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लिटिगेशन पड़ी हुई है। अब लिटिगेशन होने के बाद उसने तो बयाना दे दिया, अब वो पैसा रिकवरी कहाँ से करेगा? क्योंकि वो पैसा रिकवरी हो ही नहीं सकता जब तक वो लीगली कुछ एक्शन नहीं लेगा, और लीगल हमारे यहाँ बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए सब चीज़ें आपको पहले अथॉरिटी के अंदर जाके क्लियर करनी चाहिए। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीद रहे हैं, तो आपको पहले जाके अथॉरिटी के अंदर जाके सब चेक करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि लोग पहले बयाना देते हैं, उसके बाद रीचेकिंग करते हैं। हमारे पास भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में रिसर्च करते हैं कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये क्या सही है? तो लोगों को पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी रिसर्च चाहिए। भी करते हैं और कंसल्ट भी बाद में करते हाँ, हैं कंसल्ट भी बाद में करते हैं। कि अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब हमें बताइए सर कि अब बिल्कुल, हम क्या। और रिसर्च का मतलब भी ये नहीं कि आप सीधा सीधा सर्च इंजन पे या गूगल पे जाके आपने रिसर्च कर लिया प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि बहुत से बिल्डर्स हैं या बहुत से जो भी मार्केटिंग करते हैं, उनके सब तरीके होते पॉजिटिव ही हैं। हाँ, लिखा होता है। पॉजिटिव व्यूज़ आते हैं। आपको एक मार्केट में निकलना पड़ेगा प्रॉपरली, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उनसे डिस्कशन करिए। जो लोग पहले फंसे हुए हैं उससे उनसे आप डिस्कशन करिए। बट लोगों के साथ दिक्कत ये है, लोग टाइम देना नहीं चाहते। लोग जो है इन्वेस्टमेंट से पहले टाइम नहीं देना चाहते, इन्वेस्टमेंट के बाद जब अब उनसे हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो अब जब डेफिनेटली चैट जीपीटी आ गया है, सब प्रॉब्लम आसान हो गई है, तो ये लंबा प्रोसेस क्यों ही अपनाएंगे। बहरहाल थोड़ा सा कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी फोकस करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपकी क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल बन भी रही हैं और ये भी कहा जाता है कि सेल भी हो रही हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जब नए मॉल्स आते हैं तो पुराने मॉल्स खाली से नज़र आते हैं। इसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको कमर्शियली का जो काला सच है, जैसे हमने बात करी थी शुरू में इस इंडस्ट्री के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो काला सच है वो यही है कि इसके अंदर जो चीज़ें बिकती हैं वो बिकती हैं आरओआई के बेस पे। रेजिडेंशियल के अंदर हमने देखा चीज़ें बिकती हैं इमोशनली, तो इसलिए बिल्डर उसके अंदर लाइफस्टाइल दिखाता है आपको। लेकिन अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो उसके अंदर आरओआई पे चीज़ें बिकती हैं। कोई भी कस्टमर अगर अट्रैक्ट होता है, वो फिर देखता है कि कितना आरओआई आ रहा है, कितना रेंट आ रहा है, तो बिल्डर आपको उसी हिसाब से अट्रैक्ट करता है। मॉल के अंदर क्या है कि बिल्डर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स दिखाते हैं, और कस्टमर को लगता है कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे उस हिसाब से हमारा बड़ा बड़ा रेंट आएगा। बट एक्चुअल मार्केट में आप देखेंगे तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। जितना बड़ा बड़ा ब्रांड्स मिलेंगे वो बहुत ही बेयर मिनिमम आपको रेंट देंगे, जितने छोटे ब्रांड्स आएंगे उतना ही आपको अच्छा रेंट देंगे। अच्छा रेंट देंगे। बट लेकिन कोविड के बाद क्या है कि सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। कोविड के बाद हम देखेंगे कि जो जितने भी बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं वो रेवेन्यू शेयरिंग पे काम कर रहे हैं, मतलब जितनी उनकी सेल होगी उसका एक पार्ट आपको एज ए रेंट देंगे। बट बिल्डर ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, जब आप चीज़ें एंटर हो जाते हैं तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होती है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जितने भी आप मॉल टाइप प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही हैं वो सब बिल्डर आपको 12% एश्योर्ड रिटर्न कमिट करते हैं 3 साल का, तो आप उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कहानी 3 साल के बाद की आती है, जब आपका एश्योर्ड रिटर्न खत्म हो जाता है, बिल्डर की जो बिल्डर अपनी जेब से दे रहा होता है, जेब से क्या मतलब वो आपके पैसे को ऐड ऑन करके दे रहा होता है, लेकिन जब वो बात खत्म होती है फिर आपका एक्चुअल जो प्राइस आता है वो आता है फिर 2%, 2.5%। वो बहुत ही बेयर मिनिमम रेंट होता है। अब सोचो, जो प्रॉपर्टी आपने 12% रेंट के हिसाब से पे करके ली है, वो प्रॉपर्टी अब रीसेल करने जाओगे तो आपको कितना वो मिलेगा, क्योंकि फिर जो सेकेंडरी मार्केट में जो कस्टमर आपसे आएगा आपके पास, वो कहेगा इस पर तो 2% रेंट आ रहा है, वो भी उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आप एंटर हुए हो। आप उस पर भी एप्रिसिएशन लोगे तो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 1%, 2%। वो इसी रेंट वो इसलिए आता है क्योंकि आपको जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे रेवेन्यू शेयरिंग पे ही आपको रेंट देते हैं, क्या वो आपको एक फिक्स रेंट नहीं देते। क्या रिटेल मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, क्योंकि या फिर डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की ज़रूरत ही नहीं है सेलर्स को? नहीं, एक्चुअल में आप देखेंगे जो कमर्शियल मार्केट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे मैं नोएडा या गुड़गांव की बात करूं कि यहाँ पर जो है
जो कॉमर्शियल मार्केट इस्टेब्लिश होती हैं वो लैंड प्राइसेस होती हैं कि जिस हिसाब से मार्केट बूम कर गई। बट लेकिन कॉमर्शियल जो मार्केट है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए आरओआई के हिसाब से, जो रेंट होना चाहिए जिस हिसाब से कस्टमर बेस है। लेकिन जैसे नोएडा की हम बात करें तो नोएडा के अंदर जो पॉपुलेशन है बहुत ही लो है, लगभग 10 से 15 लाख पॉपुलेशन है। आप नोएडा की बात करें, सेम चीज़ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 3 to 4 CR। तो वहाँ पर जो 4 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वहाँ कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर कस्टमर बेस बड़ा है तो इसलिए वहाँ पर आरओआई अच्छी आती है। वहाँ पर आप देखेंगे कोई भी छोटी मोटी शॉप वो अच्छी ग्रो करती है। लेकिन आप नोएडा में जाएंगे या गुड़गांव में जाएंगे तो वहाँ पर उस हिसाब से आरओआई नहीं आती, क्योंकि कस्टमर बेस बड़ा ही नहीं है। बट लेकिन लैंड कॉस्ट महंगी है तो इसलिए प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी है। तो अगर आप आरओआई निकाल के देखेंगे कॉस्ट के हिसाब से वो नहीं आती। दिल्ली के अंदर वो आ जाती है क्योंकि दिल्ली के अंदर कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और जो कॉमर्शियल मार्केट चलती है वो चलती है बेस्ड ऑन आरओआई। तो जब तक आपकी आरओआई नहीं आएगी तो आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो ग्रोथ नहीं देगी। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आज की डेट में जितनी भी मॉल टाइप प्रॉपर्टी हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट से बचें, क्योंकि उसके अंदर आपको ना तो आरओआई मिलेगा प्रॉपर और रेंट जो है वो कुछ दिनों तक चलेगा, क्योंकि जब तक वो आपने जो पैसा दिया है उसके अंदर से जो रेंट मिल रहा है आपको मिल रहा है, उसके बाद वो सब रेंट भी खत्म हो जाएगा। कुछ व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं। मेरठ से राहुल अग्रवाल पूछ रहे हैं कि कार खरीदते हैं तो पेट्रोल का खर्चा होता है, और क्या फ्लैट लेने के बाद भी ऐसे खर्चे आते हैं जो बायर को ही करने पड़ते हैं? डेफिनेटली, ये तो हमने अभी बात करी है। लेकिन जैसे कई खर्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप नया अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर मीटर चार्जेस हो गए, रजिस्ट्री चार्जेस हो गए, जीएसटी हो गई, मतलब बहुत से ऐसे चार्जेस हैं गवर्नमेंट के तौर पे जो आपको जेब से देने पड़ते हैं। इसके अलावा जब आप एंटर हो जाते हैं उसके अंदर फिर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, क्लब चार्जेस होते हैं। क्लब के अलावा कुछ मेंटेनेंस चार्जेस तो होते ही होते हैं, पैरेलली क्लब के चार्जेस अलग होते हैं कई बिल्डर्स के। और कॉमन एरिया के जो बिजली होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। और मतलब इसी तरीके से मेरे जो ख्याल से वो हिडन चार्जेस के बारे में हाँ, हिडन चार्जेस के बारे में, ये चीज़ें ऐसी है जो आप एक्चुअल में सोसाइटीज़ में रहोगे तब आपको चीज़ें फील होंगी। क्योंकि जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो बाहर की जो दुनिया है वो बहुत अच्छी है और जब आप एक्चुअल जो प्रैक्टिकल दुनिया है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। और एक और नोएडा से आदित्य शर्मा हैं, उनका ये कहना है कि आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, स्टूडियो अपार्टमेंट का चलन आज से 2-3 साल पहले हमने लोगों को रिकमेंड किया था जब इसके अंदर लिमिटेड सप्लाई थी। लेकिन इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा काला सच ये भी है कि जब बिल्डरों को जहाँ लगता है कि लोग पैसा लगाना शुरू कर देते हैं तो उसी के अंदर सब चीज़ें सैचुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बिल्डर क्या करते हैं, देखते हैं कि लोगों का बजट कहाँ पर जा रहा है। आज की डेट में 30 लाख 40 लाख रुपए के स्टूडियो अपार्टमेंट बिल्डर यमुना एक्सप्रेसवे पे सेल कर रहे हैं, जहाँ पर कोई एक्चुअल आपका टारगेट कस्टमर ही नहीं है। ना वहाँ पर कोई कस्टमर बेस है, ना करंटली ना फ्यूचर में। केवल आपको एयरपोर्ट दिखा दिखा कर चीज़ें बेची जा रही हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट वहाँ पर ग्रो करता है जहाँ पर ऑलरेडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश है। जैसे कि गुड़गांव के अंदर देखें अच्छा खासा कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश है, वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा ग्रोथ है। लेकिन बात सिर्फ यही आती है कि फिर उसके अंदर आरओआई जब तक नहीं निकलेगी जब तक आपकी कॉस्ट अच्छी नहीं होगी। आई थिंक वहाँ पर सर्विस्ड अपार्टमेंट्स का भी एक अच्छा मार्केट है, हाँ। क्योंकि वहाँ पर उस तरह के कॉर्पोरेट्स और एक्सपैट्स आते हैं जो इस तरह के अपार्टमेंट्स चाहते हैं और लग्जरी भी चाहते हैं। तो वहाँ नोएडा से काफ़ी अलग हटकर मार्केट्स हैं जो यहाँ पर आपको शायद नहीं देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट की ये है कि यहाँ पर कॉमर्शियल जिस लोकेशन पे एस्टैब्लिश हो रहे हैं वो आईटी है। आईटी के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स एक्चुअल में रन करना अलाउड नहीं है अथॉरिटी की तरफ से। ये चीज़ें धीरे धीरे बाद में लोगों को रियलाइज़ होंगी, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कॉमर्शियल स्टूडियोज़ के अंदर 2 CR के अंदर। तो 2 CR के अंदर अगर आप सर्विस अपार्टमेंट ले रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो आपकी आरओआई नहीं निकलेगी। इसीलिए बिल्डर क्या कर रहे हैं, आउटर लोकेशन पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं, कभी एयरपोर्ट के नाम से बेच रहे हैं 30 लाख 40 लाख, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो एक सवाल हमारी व्यूअर पारुल की तरफ से है, उनका ये कहना है कि आप पहाड़ों में इन्वेस्ट करें या फिर यहाँ दिल्ली एनसीआर में करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा है? देखिए, शहरों में आपको हमेशा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है, बट लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जब से पॉल्यूशन वगैरह का कल्चर चला है, लोग Exactly. सेकंड होम की तरफ भी चले जाते हैं एक कि टाइम पे गोवा बहुत बड़ा ट्रेंडिंग प्लेस हाँ। था फॉर इन्वेस्टमेंट, बट अब वहाँ पर इतने ज़्यादा रेट्स आए हैं कि लोग और कम पॉपुलर जगहों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप एनसीआर के आसपास देखेंगे लोग देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, ऐसी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है कि आप उसको रन कैसे करेंगे। ये चीज़ हम शहरों में देखते हैं, जब लोग बिल्डर पर डिपेंडेंट करते हैं कि कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी मिले जिसे बिल्डर ही रन करे, बिल्डर ही हमें रेंट दे। तो ये चीज़ अगर आप ऐसी लोकेशन पर जाएंगे वहाँ पर आप रन ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप वहाँ पर Airbnb रहते में नहीं लगा है। देते हैं लोग पॉसिबल ज़्यादातर। ही नहीं है। एयरबीएन पे आप डेली आप कैसे लगाएंगे जब तक वो कोई एयरबीएन को मैनेज करने के लिए कोई टीम आप नहीं रखोगे, तब तक आप उस चीज़ को कैसे ग्रो तो करोगे। वो एडिशनल कॉस्ट हैं डेफिनेटली और सरदर्द ज़्यादा है। हाँ, सरदर्द ज़्यादा उसका। तो अब हम आपसे एक एक्सपर्ट टिप चाहेंगे
कैसे हम ये पता करें कि बिल्डर जेन्युइन है? इस पर आपकी एक्सपर्ट टिप क्या कहती है? ये देखो, हम टाइम टू टाइम लोगों को बताते रहते हैं कि किसी भी बिल्डर के पास अगर आप एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले उसके पास रिकॉर्ड देखिए कि पास रिकॉर्ड में उसने क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए, और जो भी डिलीवर किए वो प्रॉपर उसके अंदर मेंटेनेंस हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि बिल्डर जो प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और डिलीवरी पे जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब भी आप जो डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जाके एक बारी कंज्यूमर से आप बात कीजिए। जो कस्टमर जो वहाँ पर रह रहे हैं वो आपको एक्चुअल सिनेरियो बताएंगे कि जो बिल्डर जो चीज़ें आप प्रॉमिस की थी वो चीज़ें आप डिलीवर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जो प्रोजेक्ट उसके रेडी टू मूव हैं उसके अंदर वो एक्चुअल लोग फील कर पा रहे नहीं कर पा रहे जो लॉन्च के टाइम पे थे। तो जब तक आप ये सब डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आप कैसे पता लगा पाएंगे कि जो बिल्डर बोलता है वो चीज़ें एक्चुअल में वो डिलीवर करता ही नहीं करता। क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप अपने एंड से ये चीज़ें रिसर्च नहीं करेंगे तब तक ये फ्यूचर में आप एक तरह से रिस्क में रहेंगे। क्योंकि आप किसी भी बिल्डर के पास जाएंगे तो आपको ये हमेशा रिस्क रहेगा कि मैं इस टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो प्रॉमिस के साथ कर रहा हूँ, वो मुझे बाद में मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज इस बातचीत के लिए कई सारी चीज़ों पर क्लैरिटी मिली, कई सारी काली चीज़ों को आपने सफ़ेद किया और फ़ोकस भी हमारा यही था क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट आज की बातचीत से भी और वैसे भी इन जनरल जो कंज़्यूमर्स हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि अपने आप में काला नहीं है। ये एक सिस्टम का फेलियर भी है, एक प्रॉपर प्रोसीजरल फेलियर है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, ये तमाम चीज़ें इस रियल एस्टेट सेक्टर को काला बनाती हैं और यही एक सच्चाई है जिससे हमें और आपको रूबरू होना है। और उसी मदद के लिए हम हर बार एक नया एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप पूरी तरीके से अवेयर हो सकें, एक जागरूक कस्टमर बन सकें और रियल एस्टेट कभी भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का सौदा आपके लिए ना बने जो फ़ायदे का ना हो। प्रॉपर्टी से फ़ायदा देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आप अपने सवाल radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर अगर आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी शंका है और आप सिर्फ कमाना चाहते हैं इस रियल एस्टेट सेक्टर से फ़ायदा, PSF देखते रहिए, जुड़े रहिए। बाय-बाय।